So, कल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के उसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद फिर पावर करेंगे और समय बचेगा तो फिर और बाकी आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, एच सी वर्मा में भी है और हमारे पैकेज में भी है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर शोज अ स्मूथ कर्व ट्रैक टर्मिनेटिंग इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो ये कर्व ट्रैक है जो कि आगे जाके हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मिल जा रहा है, ठीक है। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड एट वन एंड। तो एक एंड पे यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 400 न्यूटन पर मीटर है, इस एंड पे अटैच्ड है। तो ये जो ब्लॉक है ये यहां तक आएगा, कर्व ट्रैक टर्मिनेटिंग टू स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्ट में आ गया। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी सारा जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जब यहाँ पे आया, जब स्प्रिंग से टकराया, तो स्प्रिंग से टकराने के बाद वो वापस जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ये देखो कि किस तरह से ये एनर्जी चेंज कर रहा है। पहले यहाँ पे सबसे टॉप पे बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वापस स्प्रिंग से टकराया जब ब्लॉक, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करके सीधे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में कोई एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा है। क्यों लॉस नहीं हो रहा है? क्योंकि स्मूथ कर्व ट्रैक है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना। सो सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिंस there is no friction and only conservative forces are acting on the system, ठीक है। So since there is no friction and only conservative forces are acting on the system, so gravitational potential energy, then total mechanical energy will be conserved. Total mechanical energy will be conserved. So gravitational potential energy is equal to elastic potential energy. Gravitational potential energy क्या है? mgh. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। आप लोग को आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। जो कंप्रेशन हो रहा है वो क्या है? एक्स है। तो mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाय के। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2mgh डिवाइडेड बाय के। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो वैल्यू दिया हुआ उसके हिसाब से। 2 इंटू मास दे रखा है यहाँ पे 40 ग्राम, तो 40 ग्राम मतलब 0.04 kg हो गया। g का वैल्यू 9.8 और h है 4.9 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 400 हो गया। सो जो x इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 4.8 9.8 हो गया। 9.8 इंटू 9.8 इंटू 4/100 और ये 400, ठीक है। अब ये देखो, ये 4 से ये कैंसिल हो गया, 100 हुआ। तो 9.8 स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो 9.8 बाय 100 मीटर हो गया।
और इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 9.8 सेंटीमीटर हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक सिंपल पेंडुलम है, मास m और लेंथ l का, ठीक है। स्विंग्स बैक एंड फोर्थ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ थीटा नॉट विद द वर्टिकल। तो ये जो इसका सिंपल पेंडुलम का जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल जो जा रहा है थीटा नॉट, ये इस तरह से सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये हार्मोनिक ऑसिलेशंस में ऑसिलेट करेगा। इसका मास m है इस बॉब का, है ना, और इसका जो लेंथ है वो l है। तो ये टोटल जो लेंथ हो गया ये l हो गया, राइट। अब व्हेन एट एन एंगल थीटा टेक जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द लोअर पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन हो गया। इस रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। Taking zero potential energy at lower point, what is the potential energy, kinetic energy and speed जब ये एंगल थीटा बना रहा है? तो मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे, इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है, राइट। तो जो मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अब ये कितने हाइट तक गया है वो हाइट निकालने के लिए मान लो उसको हम लोग HA लिखते हैं, और जहां पे ये B पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है, वहां पे जो रेफरेंस लाइन से हाइट है वो HB है। तो HA अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस L है, और ये जो हाइट होगा, ये वाला जो हाइट है ये L cos थीटा नॉट होगा, है ना। ये अगर L है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ तक, ये L cos थीटा हो गया और ये L sin थीटा हो गया। तो ये L cos थीटा नॉट है ना, एंगल थीटा नॉट यहाँ पे है। तो और यहाँ तक अगर हम लोग मेजर करेंगे ये वाला जो डिस्टेंस, तो ये L cos थीटा हो जाएगा इस पॉइंट पे टॉप से। तो अगर नीचे से इसका हाइट देखना है तो L से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, मतलब हाइट एट पोजीशन A विल बी इक्वल टू L माइनस L cos थीटा नॉट, ठीक है। सो L माइनस L cos थीटा नॉट, L कॉमन ले लोगे, 1 माइनस cos थीटा नॉट, ये HA हो गया, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू mgHA, so this is mg L into 1 माइनस cos थीटा नॉट। और हम लोग को अब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है जब थीटा एंगल बना रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी अगर निकालेंगे, सो दिस इज mgHB विच इज इक्वल टू, अच्छा इसी पॉइंट पे अगर हम लोग करें काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी एट B इज mgHB, मतलब mg इंटू L, HB हो जाएगा L 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ m VB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है mgL 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हम लोग को निकल गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
ये फर्स्ट पार्ट यही है जो हम लोग को निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये निकालने के लिए देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज conserved at A and B. So potential energy at A plus kinetic energy at A is equal to potential energy at B और kinetic energy at B, है ना। काइनेटिक एनर्जी ए पे हम लोग को पता है 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी mgl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट है। सो mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस जो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहाँ पे। सो अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू mgl 1 minus cos theta naught minus mgl 1 minus cos theta. So this will be mgl minus mgl cos theta naught minus mgl plus mgl cos of theta plus mgl minus mgl कट गया, mgl कॉमन ले लेंगे तो ये cos theta minus cos theta naught, ये सेकेंड हो गया जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना था। उसके बाद अब हम लोग को स्पीड निकालने बोला गया है ना। तो स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ mv², इज इक्वल टू mgl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। ठीक है, m और m काट लेते हैं, vb इज इक्वल टू 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट का स्क्वायर। ये तीसरा पार्ट का आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का क्वेश्चंस का खूब सारा प्रैक्टिस करना है आपको, साथ में जो वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस का काफी सारा प्रैक्टिस करना है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जितना क्वेश्चंस खुद करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना एग्जाम में तुम बना पाओगे। सो व्हाट इज मोर नीडेड फॉर प्रिपरेशन इज योर ओन प्रैक्टिस। ठीक है, अ टीचर और गाइड और मेंटर व्हाट ही कैन डू इज can tell you how to solve these kind of questions, can give you the basic concept of the chapter या फिर जो concept है। और उसके बाद तो जितना प्रैक्टिस तुम करोगे, जितना क्वेश्चन तुम करोगे, उतना ज्यादा तुमको फायदा होगा, है ना। जितनी किताबें, जो भी किताबें मिलती हैं, जो भी बुकलेट्स है, उससे खूब सारा प्रैक्टिस करो। ये समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने? आगे बढ़े? Yes, sir. यस। सो पावर, अब लास्ट जो पार्ट है इसका, तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का नाम था। सबसे पहले वर्क डन वाला चीज सब हम लोगों ने किया, एनर्जी किया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया, वर्क एनर्जी थ्योरम किया, और अब पावर हम लोग कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है ये। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हो वर्क एनर्जी पावर, वहां पे भी एक चैप्टर था। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, सो पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। Average power, if an amount of work done, delta W is done in time delta T, then average power is defined as delta W by delta T. So if delta W amount of work is done in time delta T, so average power will be the total work done divided by total time taken. Instantaneous power, so इसको average power हम लोग लिख सकते हैं total work done divided by total time taken। ठीक है,
Now, instantaneous power, the instantaneous power is the rate of doing work per unit time at a particular instant. It is given by, तो अब यही जो एवरेज पावर है, अगर हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दे, मतलब ये डेल्टा टी जो है बहुत छोटा कर लें, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं. तो टाइम रेट ऑफ, है ना, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर dw by dt हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. सो वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ds. अगर हम वर्क डन को कन्वर्ट कर लें f डॉट ds में, dw क्या है, f डॉट ds है, इसको रिप्लेस कर लेंगे dw by dt के जगह, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डॉट डी एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फोर्स कांस्टेंट अगर होगा तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी. अरे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है. तो पावर क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी हो जाएगा, है ना. तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना ये पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, उसका डेरिवेशन भी, है ना. तो हम लोग जैसे फिर से मैं बताऊं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस करते हैं, और पावर इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी टी. एफ बाहर हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी हमारा वी है, सो इसको हम लोग एफ डॉट वी लिख सकते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. और बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो पावर भी क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है. सो अगर थीटा एंगल है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एफ डॉट वी को हम लोग लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा. तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी. सो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड एफ, power is equal to f dot v, that is fv cos theta. Now special cases, if theta is less than 90 degree, so if theta is less than 90 degree, cos theta is greater than 1, okay, or greater than 0. अगर acute angle है, cos theta greater than 0 होगा, पावर का वैल्यू greater than 0 होगा. पॉजिटिव पावर जब भी लगेगा किसी भी इस पे, है ना, हम लोग कोई वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है. तो पावर अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. यही अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वहां पे कॉस थीटा लेस देन 0 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. जब कॉस नेगेटिव है तो पावर जो होगा ये भी नेगेटिव होगा. अगर नेगेटिव पावर होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये रिलेशन है फोर्स, वेलोसिटी और उनके बीच के एंगल के बीच में. आगे समझ सबको? Yes, sir. Yes, sir. यही अगर थीटा 90 डिग्री है, भाई हम लोगों ने बोल दिया है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी है, सो दिस इज एफ वी कॉस थीटा. अब थीटा का अलग अलग वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. अगर थीटा 90 डिग्री है थर्ड केस में, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो पावर एफ वी कॉस थीटा करोगे, एफ इंटू वी इंटू कॉस 90 0 हो गया, तो पावर 0 हो गया, राइट. तो जीरो पावर के केस में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. अगर पावर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉस 0 डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ वी. और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस 180 माइनस 1 है, उस समय मिनिमम पावर होता है माइनस एफ वी. तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स पावर. भाई जब हम लोग वर्क और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, तो इसका जो
स्लोप होगा। बेसिकली हम लोग वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। स्लोप है इसका dw/dt, तो विच इज इक्वल टू पावर। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ will give you power. So figure below shows work time graph and tangent drawn to work time graph at a particular time t. तो किसी टाइम t पे अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं इस वर्क टाइम ग्राफ का, है ना, तो at time t if we draw a tangent of this work time graph. So figure below shows work time graph and tangent drawn to work time graph at a particular time t. Theta is the angle made by the tangent with time axis. Right? Slope of tangent to work time graph tan theta is equal to dw by dt. तो इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का that is dw by dt. Now dw by dt is power, that is instantaneous power. Slope of वाई एक्स ग्राफ dy बाई डी एक्स होता है, वर्क टाइम ग्राफ का डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा। डी डब्ल्यू बाई डी टी हमें पावर है पता है, तो टेन थीटा क्या हो गया, पावर हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वर्क टाइम ग्राफ इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लोग ग्राफिकली अगर निकालना चाहें वर्क टाइम ग्राफ से पावर, तो वो टेंजेंट बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हम लोग को, जिस टाइम इंस्टेंट पे हम लोग को पावर निकालना है, वहां पे टेंजेंट बनाएंगे। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा टैन थीटा जो होगा, जो है थीटा एंगल बना रहा है उसका टैन अगर लेंगे, तो वो हमें उस पॉइंट का उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के देगा। ना अगर हमारे पास पावर गिवन है और उससे वर्क डन निकालना है, भाई हम लोगों ने ये किया कि पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब हमें अगर डी डब्ल्यू निकालना है तो ये पी डी टी हो जाएगा, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए हम लोग तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डी टी का इंटीग्रल। और अगर टाइम t1 से t2 तक हम लोग को बताना है कि इस टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, तो पी डी टी और उसका लिमिट t1 से t2 तक डाल देंगे। सो देखो यहाँ पे यही चीज कर रहा है, वर्क डन फ्रॉम पावर, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ वर्क डन। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी टी, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। हियर डी डब्ल्यू इज वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है। तो दिस डी डब्ल्यू इज अ वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी। So work done in time t1 to t2 is given by w is equal to p dt from t1 to t2. Here p is a function of time. Now work done in time t is equal to 0 to t is equal to t is given by w is equal to p dt 0 to t, ठीक है। तो p dt t1 से t2 वर्क डन हो गया यहाँ पे, और p dt 0 से t यहाँ पे ये वर्क डन है। नाउ area under power and time curve gives the work. So we know if P is the instantaneous power, then work done in time T1 to T2 is given by W is equal to P dt from T1 to T2. But P dt T1 to T2 is equal to area under PT graph and time axis from T1 to T2, है ना। तो अगर हम लोग बेसिकली अगर पावर और टाइम के बीच में एक कर्व है ना, और हम लोगों को टाइम t1 से लेके t2 तक का वर्क डन निकालना है, तो p dt t1 टू t2 का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम। तो पावर टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में, और टाइम t इज इक्वल टू t1 से t2 के बीच में जो ये एरिया है, वो एरिया निकाल लेंगे तो हम लोग को नेट वर्क डन निकल के आ जाएगा। सो वर्क डन इज एरिया, वर्क डन इज एरिया अंडर pt ग्राफ एंड टाइम एक्सिस फ्रॉम t1 टू t2। क्लियर है बच्चों? डेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है ना कि एरिया अंडर द कर्व, वो उसका मतलब होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now power in terms of energy, so हमें पता है कि वर्क डन इज सेम एज एनर्जी स्पेंड. तो आप जो वर्क डन कर रहे हो एनर्जी स्पेंड करके वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है. So energy is the capacity to do work. So therefore we can define power as the rate of energy transfer from one body to another, or the rate at which energy is transformed from one form to another. So P is equal to dE upon dt, right? So units of power, the SI unit of power is what, right? So power is equal to dW upon dt. Rate of doing work is power. Dimension of power are given as m1 L square t minus 3. So this is the dimension of power. Work done का basically m1 L square t minus 2 होता है, उसको t से फिर से डिवाइड कर दोगे तो m1 L square t minus 3 हो जाएगा उसका dimension. अब इस क्वेश्चन में a particle moves with a velocity, ये हम लोग जब वेक्टर्स वाला चैप्टर कर रहे थे तो भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था. ये 5i माइनस 3j प्लस 6k, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग जो वेक्टर को लिखते हैं आई जे के कॉम्पोनेंट्स के अलोंग, तो वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया है ना, मीटर पर सेकेंड. एंड कांस्टेंट फोर्स F इज गिवन एज 10i plus 10j plus 20k न्यूटन. ये हमारा फोर्स हो गया. नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल, सो पावर इज इक्वल टू F डॉट V होता है so this will be F dot V 10i plus 10j plus 20k dot of 5i minus 3j plus 6k. सो अब ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 10 इंटू 5 हो गया प्लस ऑफ 10 इंटू माइनस 3 प्लस 20 इंटू 6. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के. बेसिकली आई कॉम्पोनेंट को आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे से जे को और के से के को. 10 इंटू 5 50 हो गया, माइनस ऑफ 30 प्लस ऑफ 120. सो ये 120 प्लस 50 170 माइनस 30 140 जूल्स पर सेकेंड हो गया. सो दिस इज योर ऑप्शन 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what amount of power we need to deliver to keep a block of mass m moving up a rough inclined plane with a constant velocity v. तो हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एक मास m है. Now what amount of power we need to deliver to keep a block of mass m moving up a rough inclined plane with a constant velocity v. जब इसको ऊपर मूव कराओगे हमेशा फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करता है इसके मोशन को, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. वेट इसका mg है, ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, और जो इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट है वो mg sin थीटा हो गया.
नॉर्मल रिएक्शन जो है ये n हो गया, राइट। सो हमारा, और ये जो कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू के है, इस सरफेस पे कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। सो जब आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कराना है तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है। सो टू मूव अ ब्लॉक अपवर्ड, to move a block upward with constant velocity, ठीक है, we will have to apply force in the upward direction along the incline equal to downward forces, ठीक है। तो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F, दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस ऑफ म्यू के इंटू एन। एन तो mg cos थीटा के बराबर है, तो mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा, राइट। तो इतना फोर्स लगा रहे हैं और जो वेलोसिटी है वो v है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में फोर्स और वेलोसिटी, तो cos 0 डिग्री होगा, F इंटू वी सीधे कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे mg कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू v। So mg sin theta plus mu k cos theta into v, this is equal to power. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass m starts moving with a constant acceleration a on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and the ground is mu, the power delivered by the external agent after a time t from the beginning is equal to. तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है ना। स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इधर जो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू, तो बिकॉज उधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इस पे एक फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n इधर लगेगा। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन और n mg के बराबर है, राइट। सो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मान लो जो हम फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है वो F फोर्स लगा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली capital F minus small f is equal to mass m into acceleration. So capital F minus mu mg is equal to m into a. तो जो हम लोग फोर्स लगाएंगे that will be mu mg plus of ma के बराबर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स लगा रहे हैं है ना, और एक्सटर्नल एजेंट आफ्टर अ टाइम t, हमें पता है इनिशियली है ना, स्टार्ट्स मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो u 0 है,
फाइनल वेलोसिटी टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू u प्लस at करके v इज इक्वल टू at. सो दिस इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. है ना. आपको बोला है कि पावर डिलीवर्ड आफ्टर टाइम t. तो पावर डिलीवर्ड आफ्टर टाइम t विल बी is equal to f into v. फोर्स है म्यू mg प्लस ma into velocity at हो गया, right? So this will be equal to म्यू टाइम्स m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लेंगे a प्लस म्यू जी इंटू ए टी. तो ये m कॉमन ले लेंगे a प्लस म्यू जी इंटू ऑप्शन 4. आ गया समझ बच्चों? Yes, sir. Now one more question, last question of this. Can an automobile of mass m accelerates from rest? ठीक है, तो हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है मास m का, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. सो इसका मास m है, u 0 हो गया, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. इफ द इंजन सप्लाइज अ कांस्टेंट पावर p, तो इसमें जो इंजन जो सप्लाई कर रहा है इसमें कांस्टेंट पावर p सप्लाई कर रहा है. वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय, हम लोगों को वेलोसिटी एट टाइम t, हम लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी v निकालना है. ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, सो विच इज पावर इज इक्वल टू f, that is m dv upon dt into v. dt को इधर लेके चले जाएंगे, p dt is equal to mv dv. ठीक है, अब हम लोग को पावर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दो टाइम 0 से t टाइम तक. ठीक है, 0 से t टाइम तक, और वेलोसिटी जो है फ्रॉम रेस्ट 0 से v हो रहा है. पावर कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, पावर p dt 0 से t, मास कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे 0 टू v v dv. इसको इंटीग्रेट करोगे तो p इंटू टी इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया. सो 2pt बाय m is equal to v square. v is equal to root under 2pt upon m. Option 4. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर में इतना ही है. तुम लोग अब जो है क्वेश्चंस कर सकते हो, जो अपने पैकेज से भी क्वेश्चन कर सकते हो, और एस सी वर्मा से भी क्वेश्चन कर सकते हो.
let's start another topic.